वेलकम दोस्तों, बिलासा कृषि कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नारद वैष्णव और ये बिलासा कृषि कोचिंग जिसका ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इस पे एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका मेन किस एग्ज़ाम के लिए होगा, वो रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर RHO। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे हर हफ्ते। ठीक है, और इसका जो कोर्स है वो मात्र 7,999 पे है। जो फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए मात्र कितने रुपए में होगा, 7,999 में। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक टॉपिक है एक। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि प्लांट हो चाहे एनिमल, सबकी जो बॉडी है वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बनती है, जिसका नाम क्या है, एक कोशिका। जैसे कि कोई बिल्डिंग का बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, उसका एक एक ईंट। उसी प्रकार से चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी का स्मॉल यूनिट क्या होता है, एक छोटी सी कोशिका। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, लगभग सबको पता होगा। बट आज हम ये जानेंगे कि सेल से जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक तो है बहुत छोटा बट बहुत डीप है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आप आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेल, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका। 11-12 के सिलेबस में बुक में ये है। सेल जो है एक लैटिन शब्द सेला से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू कवर। कवर मीन्स क्या, किसी चीज को ढकना। हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल से क्या हुई है, कवर हुई है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ सेल। क्योंकि सेल जो है अभी की बात नहीं है, जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको बहुत पहले इस पे खूब सारे रिसर्च किए, जानने की कोशिश की कि सेल में क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम अगर क्रोनोलॉजिकल देखें कि हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है, तो एक छोटा सा मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ। आपको सन ध्यान रखना है और साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, सबसे पहला सन आप चले जाइए कब, 1664 में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या देखा, एक कोशिका देखी। कैसी कोशिका थी वो, मृत कोशिका थी। कैसी थी वो, एक डेड कोशिका थी। किस में देखा था, कॉर्कस्लाइस में। देखो बस इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखिए। 1664, रॉबर्ट हुक, कॉर्कस्लाइस और मृत कोशिका। सेकंड सन है 1864 के बाद चले जाइए कहाँ, 1664 के बाद चले जाइए 1674 में। इस समय एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट एंटोन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या देखा, इसने भी क्या देखा, एक छोटी सी कोशिका। बस अलग चीज क्या थी, वो कोशिका कैसी थी, जीवित थी। ठीक है, और वो कोशिका उसने क्या देखा, अपने माइक्रोस्कोप, जो वो सेल्फ मेड था, उस माइक्रोस्कोप ने कोशिका देखी जो कैसी थी, जीवित थी। अब वो कोशिका क्या थी, एक बैक्टीरिया। कॉमन भाषा में इसको सब जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को देखा, इसमें माइक्रोस्कोप में। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु जो विज्ञान है उसके क्या है, ये जनक है। कौन, एंटोन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चले जाते हैं, सन 1831। ठीक है, सन 1831 में साइंटिस्ट का नाम बस ध्यान रखना, क्या नाम आएगा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या खोजा इसने, सेल तो ये लोग ढूंढ लिए, इसने क्या खोजा, सेल में पाया जाने वाला उसका क्या, ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस।
ठीक है। सेल का ब्रेन किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस, अब ध्यान देना, अगर ये कोशिका है तो न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होगा? उसके सेंटर में, सेंटर, और यही उसका क्या बोला जाता है? उसका ब्रेन बोला जाता है। कोशिका में होने वाली हर हलचल, हर क्रियाएं किस पे निर्भर करती हैं या कौन उसको कंट्रोल करता है? तो एक न्यूक्लियस, ठीक है। पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, अभी बस अब हिस्ट्री देख रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। – 1831 के बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कब आए भाई? 1834 को, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? डुजार्डिन। देखो बस ये बस सन याद रखो और साइंटिस्ट, और उसने उस समय क्या किया। डुजार्डिन ने क्या देखा? एक सेमी फ्लूइड मटेरियल देखा। इसने भी कोशिका की खोज की और माइक्रोस्कोप में क्या देखा? एक सेमी फ्लूइड मटेरियल, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं? अर्ध फ्लूइड मतलब क्या होता है? कोई तरल पदार्थ, ठीक है। और वो पूरा सख्त नहीं होता, अर्ध सख्त होता है। तो इसने क्या किया? डुजार्डिन ने एक सेमी फ्लूइड मटेरियल देखा। अब मैं वो बता देता हूँ वो क्या था। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये कोशिका है, तो इसमें ये जो पाया जाने वाला जो मटेरियल है ये कैसा होता है? आपका सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। डुजार्डिन ने इसको बोल दिया। इसके बाद साइंटिस्ट आए 1840 को, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था? पुरकिंजे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, आपको ध्यान रखना है, पुरकिंजे, ठीक है। इसने क्या किया? इस फ्लूइड मटेरियल को एक नाम दिया, ठीक है। वो नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। उसने क्या कर दिया? उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है क्या? द फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस बोला जाता है। कोशिका में अगर कोई चीज़ जीवित है, ठीक है, तो वो क्या होती है? आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जब पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ ओशियंस थे, तो उस समय ओशियन में सबसे पहले क्या बना? आपका एक प्रोटोप्लाज्म बना। फिर उसके बाद क्या हुए? खूब सारे सेल संघनित हुए और एक क्या करे? समझने पूरी बॉडी का निर्माण किया। तो इस तरह से, इसीलिए इसको क्या बोला गया? द फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस। मतलब पृथ्वी में सबसे पहले क्या आया था लिविंग के रूप में? आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री अगर देखा जाए क्रोनोलॉजिकली, तो ये सिंपल सा चार्ट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेल थ्योरी। अब ये साइंटिस्ट खोज दिए कोशिका को, ठीक है। इसके बाद क्या आया? इसका थ्योरी। खूब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। किसी ने प्लांट पे कोशिका को देखा, तो किसी ने एनिमल्स पे, ठीक है। कोशिका होते दोनों जगह पे हैं, किसमें? प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, बट दोनों में क्या होता है? बहुत डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब ढूंढने के बाद उन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी दी, ठीक है। सेल कैसे बना? तो इसको सबसे पहले आप ध्यान देना, साइंटिस्ट का नाम बस आपको याद रखना है, स्किल्डन। – 1839, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट का नाम है स्क्वान, ठीक है, 1840। स्किल्डन ने क्या देखा? प्लांट पे, प्लांट की कोशिका देखी, उस पर उसने थ्योरी दी। स्किल्डन ने किस पे देखा? एक एनिमल पे, एनिमल सेल को देखा और उस पर क्या किया? थ्योरी दिया। बट कुछ समय बाद, ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई सेल तो एक है, तो इन्होंने थ्योरी अपनी क्या कर दी? मिक्स कर दी। दोनों मिल के आए और क्या दिया? एक सेल थ्योरी दिया। वो सेल थ्योरी क्या था? पढ़ते हैं अभी। पूरा सेल थ्योरी पूरे बेस्ड है आपके अभी के बायोलॉजी पे, ठीक है। तो पहली थ्योरी थी क्या? ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of all organisms are composed of cell। हिंदी में बोला जाए तो क्या? सभी जीव
चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा, चाहे प्लांट, सभी किससे मिलके बने हैं? कोशिका से। ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या थी? ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, नोट कर सकते हो आप। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब है भाई कोशिका है, आसमान से तो गिरेगी नहीं। ठीक है, तो सभी कोशिका किससे बनती हैं? उसकी पुरानी कोशिका से। जैसे आपने कोशिका विभाजन एक टॉपिक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है? एक कोशिका से क्या होता है? कोशिका विभाजन से दूसरी कोशिका बनती है, दूसरी से क्या बनती है? तीसरी, और ये चलते रहता है। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि हर कोशिका क्या है, अपने पुराने कोशिका से क्या हो रही है? वो बन रही है, अराइज हो रही है। तो यही थ्योरी क्या था? ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई बाहर से नहीं आता है ना, जो सेल है वो डिवाइड करके दूसरी सेल बनाएगी। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये थ्योरी किसने दी थी? ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो। मस्त प्यारा नाम है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब अगर आप कोई एमसीक्यू नेट पे सर्च करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मैंने बता दिया एनिमल में भी कोशिका से मिलकर बना है, प्लांट भी एक कोशिका से मिलकर बनी है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी किससे मिलके बने हैं? आपके कोशिका से। तो अब इन्हीं सभी, ये क्या है? सभी जीव हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया गया? बांटा गया। कैसे बांटा गया? इनमें पाए जाने वाली कोशिका के संरचना और कंपोजिशन के आधार पे। ठीक है, तो वही हम डील करेंगे कि टाइप ऑफ सेल क्या क्या होते हैं। ठीक है भाई, किसी भी चीज़ को बांटने का एक आधार होता है ना? किसी भी चीज़ को बांटने का आधार होता है। तो कोशिका के प्रकार को बांटने का आधार क्या था? उसका न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने एक चीज़ कॉमन कर दी। क्या कॉमन करी? कि जिस भी जीव में उसके कोशिका के न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, वो सभी के सभी किस वर्ग में आएंगे? यूकैरियोट। ठीक है, किस में आएंगे? यूकैरियोट के अंतर्गत। और दूसरा चीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कोशिका के न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे? प्रोकैरियोट। अब इस हिसाब से उन्होंने बांट दिया भाई, कौन सा जीव यूकैरियोट होगा, कौन सा जीव प्रोकैरियोट होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो ये प्रकार है किस आधार पे बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है? कोशिका के न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? झिल्ली बोल देते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो आपके न्यूक्लियस को और ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको बांट के रखती है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। अब यहीं पे आप याद कर लो क्या कि प्रोकैरियोट में कौन कौन से जीव आते हैं और यूकैरियोट में कौन कौन से जीव आते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम पे बना दिया प्रोकैरियोट और सेकंड कॉलम पे बना दिया यूकैरियोट। ठीक है भाई, ये शब्द एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक, क्या क्या? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सबसे पहले आप देखो इसका क्या एग्जाम्पल कि प्रोकैरियोट में साइंटिस्ट ने किस किस को रखा।
तो पहला प्रोकैरियोट आपका आता है, बैक्टीरिया की एंट्री हुई, ठीक है। दूसरा किसकी एंट्री होगी? माइकोप्लाज्मा। तीसरी एंट्री होगी किसकी? PPLO। और चौथा होगा क्या? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ये 4 ऑर्गेनिज्म को रट लगा लो, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे और एक कुछ और दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद से सोचने पड़ेंगे, और सोचोगे कब? जब आपको याद होंगे क्या? एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और ऑल प्रोटिस्ट, ठीक है। ये प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे और सभी प्रोटिस्ट गण के ऑर्गेनिज्म, ये आते हैं किसमें? आपके यूकैरियोट में, ठीक है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट्स की कोशिका देखोगे तो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या नहीं पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा? भाई यूकैरियोट है तो क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनके सेल पे नहीं पाया जाएगा। यही बेसिक डिफरेंस है, इतना बस समझ लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब ये हो गया क्या? इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं क्या इनके कुछ गुण, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, हाँ देखते जाते हैं। माइकोप्लाज्मा को लगा लो गोला और बोल दो क्या? ये क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ में। अगर आप माइक्रोस्कोप ले आँख में लगा के घूमोगे ना तो सबसे छोटी ऑर्गेनिज्म क्या दिखेगी आपको? माइकोप्लाज्मा। फिर ये सब बड़ी हैं, प्लांट एनिमल तो फिर बहुत बड़े, ठीक है। दूसरा चीज क्या? ये हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, बीजीए तो हम लोगों को पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा हाँ, ये नाम में इसके लगा है क्या? एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। नाम एल्गी है लेकिन है क्या ये? भाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ध्यान रखना। और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में एक और पॉइंट ऐड कर लो आप, ये पहला ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसपे साइंटिस्ट ने देखा क्या कि ये प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। पहला ऑर्गेनिज्म था जो क्या करती है? आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, डील करेंगे, फिक्र नहीं। बट आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, ब्लू ग्रीन की फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थी जो प्रकाश संश्लेषण करती है। बाद में देखिए भाई प्लांट में भी होता है ना। चलो ठीक है, इस पार से इस पार आ गया मैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या, थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं इन लोग का। ये आ गया आपका हीरो, ठीक है, नाम है इसका बैक्टीरिया, ठीक है। आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि आपके मुंह में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं और डिफरेंट टाइप के, बट उन लाखों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ई कोलाई, है ना। एक नाम और याद रख लो, एग्रोबैक्टीरियम। नाम याद नहीं रखना है, नाम नोट करना है। ट्यूमीफेसियंस, ठीक है भाई, देख लो, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। इन दोनों का नाम क्यों बताया मैं? दोनों हैं एग्जाम्पल किसके? बैक्टीरिया के, बट दोनों का काम क्या है? बहुत ही विशाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ई कोलाई को क्या बोलते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। किसके केस में? आपके एनिमल्स के केस पे क्या बोला जाता है? एनिमल के केस में ई कोलाई को क्या बोला जाता है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर,
ठीक है। और वही प्लांट के केस में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको बोला जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में आता है भाई नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है ना। अब शब्द जुड़ गए हैं इंजीनियर, तो बोलोगे सर ये क्या करता है ना। इंजीनियर का काम क्या होता है? बिल्डिंग बनाना, ठीक है। बिल्डिंग बनाना नहीं, खूब सारे जो इंजीनियरिंग वर्क है सबके सेक्टर अलग है, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी बाहर का अगर कोई डीएनए उसमें डालना हो, है ना। ये तो नहीं बैक्टीरिया का मुंह है तो डीएनए डाले वो खा के अंदर ले लेगा, नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर कहीं बाहर से आपको क्या लाना हो, फॉरेन डीएनए डालना हो, या प्लांट्स में, तो आप इन ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ गया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। फॉर एनिमल्स ई कोलाई और फॉर प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। दोनों एग्जाम्पल किसके, याद रखना किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। ये तो हो गया कहानी। अब थोड़ा देख लेते हैं, क्या चित्र को समझ लेते हैं, क्या क्या दिख रहा है चित्र में, थोड़ा सा हाईलाइट कर लो अभी, ठीक है। समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ये जो दिख रही है गुलाबी रंग की लहर, ये क्या है आपका? फ्लैजेला। क्या है? फ्लैजेला। यहीं पे छोटा सा पॉइंट लिख लो, फ्लैजेला। अब भाई हाथ होने का, हाथ का क्या काम होता है? खाना खाना। पैर का क्या काम होता है? चलना। तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला होने का भी कुछ कारण होगा। तो ये क्या है आपका? एक मोबिलिटी ऑर्गन है, मोबिलिटी ऑर्गन है। बैक्टीरिया को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहाँ पैर तो दिख नहीं रहा है इसका, ठीक है। तो ये किससे जाएगी? फ्लैजेला से। फ्लैजेला मूवमेंट करेगी और ये यहाँ से यहाँ चले जाएगी, ठीक है। पैर तो ऐसे ही बन गया। चलो, फ्लैजेला क्या है? मोबिलिटी ऑर्गन है। सीईटी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल सीईटी का जो चेकर है उसका एक फेवरेट क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है फ्लैजेला के आधार पे बैक्टीरिया को और बांटा गया है। फ्लैजेला की उपस्थिति के आधार पे बैक्टीरिया को और बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? यहाँ पे समझ लीजिए आप, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसके एक साइड पे फ्लैजेला पाया गया। कोई बैक्टीरिया होगा जिसके दो साइड पे फ्लैजेला पाया जाएगा, कोई बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ कोई फ्लैजेला ही नहीं पाई जाएगी, और कोई ऐसी बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ खूब सारी, मतलब चारों तरफ खूब सारी बैक्टीरिया पाई जाएगी। तो पेपर हमेशा पूछता है किसको? इस जनाब को, जिसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? आपका फ्लैजेला। इस प्रकार को क्या बोला जाता है? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, ठीक है। पेपर में बस ये नहीं पूछता कि पेरीट्राइकस क्या होता है, पेपर में पूछता है पेरीट्राइकस प्रकार का फ्लैजेला किस बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बेसिकली पूछते क्या है पेपर में? बेसिकली एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल भाई? इरविनिया। जब पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इरविनिया का पोल खोलूंगा, ठीक है। इरविनिया क्या है? फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ठीक है। इसका क्या है? वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कौन? इरविनिया। इरविनिया का खास बात आपको पता चल गया, उसके सेल के चारों ओर क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल मत याद करो, जो पेपर में पूछता है मोस्टली अपन उसी को देखेंगे, ठीक है। फालतू पन्ने पढ़ाने से लिखने से कोई मतलब नहीं। अब बस इनको देख लो, जिसके किसी चारों तरफ कोई भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? एट्राइकस। ये बस नोट कर लो फटाफट, जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एट्राइकस, ठीक है। जिसके दो साइड, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इस टाइप का फ्लैजेला अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, ठीक है। इतना फ्लैजेला के बारे में इतना समझ लिए, सफिशिएंट। नोट करते जाओ भाई, बार बार वीडियो रिव्यू करके देखने में मज़ा नहीं आता।
ठीक है, चलो हो गया क्या, मोबिलिटी ऑर्गन थी फ्लैजेला। अब दूसरा ऑर्गन को हम एक्सपोज करते हैं। ये दिख रहा है अपने को प्लाज्मिड, गोल सा जो दिख रहा है ना वो क्या है, प्लाज्मिड है, गोल ही होता है वो, है ना, यहाँ पे भले नहीं दिख रहा। इसको क्या बोला जाता है प्लाज्मिड को, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल दो, चलो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड का मेन क्या काम होता है, यह एक वेक्टर का काम करता है। जब बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा प्लाज्मिड का क्या रोल है। ठीक है, अभी बस ये समझ लो, प्लाज्मिड होता है जिसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, दूसरा चीज ये किस लिए उपयोग किया जाता है, एज अ वेक्टर। दूसरा चीज ये क्या है आपका, न्यूक्लियोइड है ना, ये हो गया, ऐसे नहीं लिखा था भाई, स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका न्यूक्लियोइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है। देखो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसके टर्म्स। अगर आप एक बार टर्म्स को पकड़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में पूछ क्या रहा है। अगर एक टर्म पेपर सेंटेंस में लिखा है, एक टर्म दे दिया, वही आपको नहीं पता उसके बारे में, तो आप क्वेश्चन को समझोगे कैसे। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मैंने बताया था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके पास किसी भी प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। इसको बोला गया प्रोकैरियोट, इसको बोला गया यूकैरियोट। अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, भूसा थोड़ी ना भरेगा भाई, ब्रेन है, ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन समझना, इसके अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्या होता है, यही है जो एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, बच्चा बाप के जैसा दिख रहा है, उसका मूल कारण है ये जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही एक पार्ट है जो बाप से या माँ से एक बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता, सब इसी से बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया गया किसमें, यूकैरियोट्स में, और इसमें नहीं पाया गया। तो अब क्या हुआ, शब्द जो न्यूक्लियोइड है वो किस लिए कैसे उपयोग हुआ, ऐसा जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके चारों ओर क्या पाया जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाए। समझना, ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कहाँ है, न्यूक्लियस में, जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, उसको शब्द बोला गया न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो पेपर में पूछ देगा कि न्यूक्लियोइड किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, पेपर में ऑप्शन दे देगा, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, या फिर क्या, फंजाई। ठीक है, फंगस। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका बैक्टीरिया। ठीक है, देखो छोटे छोटे शब्द हैं बट इम्पॉर्टेंट खूब सारे इनके। मोबिलिटी ऑर्गन, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अपन फिर से मिटा देते हैं इसको, बोर्ड बनने में खूब मज़ा आता है। चलो ठीक है, ये हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, है ना। अब देखते हैं, ये है क्या, इसका सेल वॉल। ठीक, क्या, सेल वॉल, क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। दीवार का क्या काम होता है, बाहर में कुछ हो रहा है, पता चल रहा है क्या, यहाँ पे बाहर में बम भी फटेगा तो भी अंदर में झनक बस आएगी, बट कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चमक जाओगे। तो उसी प्रकार से सेल वॉल का काम होता है। सेल वॉल पाया कहाँ जाता है, आप देख लो, ये जो पूरा आवरण दिख रहा है, बोल सकता हूँ मैं, हरे रंग में, पीले रंग में, लाल ही ठीक है, ये जो पूरा आवरण है यही क्या है, सेल वॉल है।
सबसे बाहरी आवरण, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? सेल वॉल, मतलब कोशिका की दीवार। तो इसका काम भी मेन वही है कि क्या करना, कोशिका को बाहरी झटकों से, बाहरी वातावरण से जो अंदर की जो चीज़ें हैं उनको क्या करना, संभाल के रखना। ठीक है, तो ये सेल वॉल का काम हो गया। अब पेपर में पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी चीज़ों में, अच्छा सेल वॉल किस में पाया जाता है, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, है ना। प्लांट्स में, यस, ठीक, फंजाई में पाया जाएगा, मतलब फंगस हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया में तो देख ही लिया अपन इमेज में, है ना, और माइकोप्लाज्मा और एनिमल, ये सभी किसकी बात हो रही भाई? सेल्स की, प्लांट सेल, फंजाई सेल, बैक्टीरिया सेल, माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो आप अपने किताब में, ठीक, क्या कि इन तीनों में पाया जाएगा, किसमें? प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में। लेकिन एनिमल और माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मेरे कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट और फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। पेपर ये नहीं पूछता भाई किसमें होता है किसमें नहीं, पेपर में पूछता है बताओ सेल वॉल का कंपोजिशन, किससे बनी है सेल वॉल? ठीक है, किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लिपिड से बनी है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बस आपको ये याद रखना है, प्लांट्स की किसकी बनेगी? बैठा लो दिमाग में, सेल्यूलोज। ठीक है, फंजाई की किसकी बनेगी? काइटिन। ठीक है, बैक्टीरिया का किसका बनेगा? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा, इसमें एक मिसिंग हो गया, एल्गी, है ना, देखो सब यहीं पे हो गया एक जगह। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रखना है एल्गी। आजा ब्लू, ठीक, ये आ गया आपका क्या? एल्गी। तो एल्गी का जो सेल वॉल है किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। तो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन किसमें नहीं पाया जाता वो याद रखना है, और किसमें पाया जाता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन खूब पूछा जाता है, सेलुलोज नहीं, काइटिन बहुत पूछा जाता है कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है। अच्छा, एक चीज़ पेपर में एक क्वेश्चन और आता है, ये रहा आपका अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन सा जो लिविंग मटेरियल है वो पाया जाता है? एब्यूडेंट, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है कि ग्लूकोज पाया जाता है कि लिपिड्स पाया जाता है कि फैट्स पाया जाता है? तो ध्यान रखना, चूंकि प्लांट्स पृथ्वी में खूब सारे हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या है? पृथ्वी में खूब सारे हैं, तो जो प्लांट का जो सेल वॉल है, जो सेलुलोज है, ये ऑप्शन में रहेगा और आंसर भी यही होगा। ठीक है, क्या कि जो आपका लिविंग मटेरियल है वो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज। तो ये आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं, भाग नहीं रहा है, ठीक है, अब देखते हैं क्या ये जो, अच्छा ये तो देख लिए अपन, क्या क्या सेल वॉल देख लिए, न्यूक्लियोइड देख लिए, प्लाज्मिड देख लिए, फ्लैजेला देख लिए। अब ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग दिख रहा है वो क्या है? इसका साइटोप्लाज्मा है। क्या है? उसका साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है इसमें, क्या? मीजोजोम। मीजोजोम सब नोट करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, मीजोजोम का क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया सेल में एटीपी का संश्लेषण करती है। एटीपी का संश्लेषण करती है कौन? मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम को बोला जाता है, बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोला जाता है? ये कोई क्वेश्चन पूछ दे तो, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या जनरेट होता है? आपका एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में?
ATP, ठीक है, पहली बार नाम नहीं सुन रहे हैं। क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोला जाता है क्या? कोशिकाओं की करेंसी। कैसी करेंसी? एनर्जी के रूप में, है ना। कोशिका को जब कुछ एनर्जी चाहिए कुछ करने के लिए तो वो क्या खर्च करती है? ATP खर्च करती है। इसी को क्या बोला गया? करेंसी, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो उसके जगह पे क्या पाया जाता है? मेसोसोम, ठीक है। एक और क्रोमेटोफोर, सब नोट करते जाओ, ये पेपर में आने वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, कहानी नहीं है ये। क्रोमेटोफोर सिर्फ किस में पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी पे, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का क्या काम होता है? ये ऐसा ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पे क्या होती है आपकी बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटोफोर नाम की एक कहीं भी छोटी सी क्या पाई जाएगी? ऑर्गेनेल पाई जाएगी, कोशिकांग पाई जाएगी, जिसमें क्या होता है आपका? प्रकाश का संश्लेषण। तो ये पॉइंट आपको मेजर ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि बैक्टीरियल सेल अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं किस पे? पोस्टमार्टम करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का, ठीक है। किसकी कोशिका दिख रही है? ये यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई बोलेगा सर ये तो एनिमल सेल जैसा दिख रहा है। भाई एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ मेजर डिफरेंस है, ठीक है, पहले आप वही देख लो। एनिमल सेल और प्लांट सेल में, अरे कहाँ गया, देख लो भाई इधर। यूकैरियोट, इसका एग्जाम्पल में एक तरफ आता है प्लांट और दूसरे तरफ आते हैं एनिमल। है दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका, पर दोनों में पाया जाता है मेजर डिफरेंस, ठीक। पहला डिफरेंस होता है सेल वॉल। पहला डिफरेंस होता है क्या? सेल वॉल। प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा डिफरेंस होता है क्या? सेंट्रियोल, ठीक है। प्लांट्स में नहीं पाया जाता लेकिन एनिमल में पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप गांठ बांध लीजिए, एक सेल वॉल, दूसरा सेंट्रियोल। सेल वॉल किस में होगा? प्लांट्स में, और आपका सेंट्रियोल किस में जाएगा? एनिमल में, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी इनमें, अच्छा हाँ, एक और चीज़, प्लास्टिड। भाई प्लांट में अगर प्लास्टिड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लास्टिड देख के आप बता दोगे वो प्लांट सेल है या एनिमल। तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, आपके एनिमल सेल में कभी भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शनली भी नहीं पाया जाएगा। तो ये आप मेजर डिफरेंस याद रखो। इसके बाद देखते हैं, ये आप नोट कर लो फटाफट। नोट करने में बिल्कुल समय ना लगाइए, नोट नहीं करें तो फिर वीडियो एक बार उतना ही बार देखना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया में देखे थे वैसे ही प्लांट में देख लेते हैं क्या क्या। ये है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक बोल देते हैं इसको, ठीक। ये जो है न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, पूरा एक एक चीज़ों को डील करूँगा, क्या किसका क्या काम, ठीक। ये है आपका क्या? गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी बोलते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दूसरा चीज़ है आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत लंबा नाम हो गया ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम लंबा है, काम भी तगड़ा है, ठीक। चलो अगला देखते हैं क्या? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो बच्चे को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबके ज़बान में, ठीक। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये क्या है? लाइसोसोम,
ठीक है, ये भी आपका ये सेम है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे टारगेट करता हूँ मैं भाई साहब को, ये क्या है आपका वैक्यूल। ठीक, और क्या दिख रहा है इसमें, अच्छा ये जो पीला जो भाग है वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो दिख रही है, अच्छा कैसे दिखेगी, कलर कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये क्या है इसका सेल वॉल। पहले ही बताया भाई मैंने, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, दिखाना भी तो पड़ेगा, सेल वॉल। ठीक है, चलो फिर और क्या बच गया इसमें, अच्छा एक चीज़ बच गया है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या बोला है, ठीक है देख लो इधर, प्लाज्मोडेस्मेटा ये है, जैसे मैंने एक सेल और बना दिया यहाँ पे, ये बन गया सेल, उल्टा पुल्टा ही सही। ठीक, ये एक कोशिका हो गई, दूसरी कोशिका। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है DA होगा प्लाज्मोडेस्मेटा। इसका क्या काम होता है, दो प्लांट सेल इधर के हो इधर के हो इधर के हो इधर के या कहीं के, प्लाज्मोडेस्मेटा से क्या होते हैं, प्लांट सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ से बोलेगा भाई मुझको खाना चाहिए तो यहाँ से इंटर करेगा, किससे, प्लाज्मोडेस्मेटा से। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे थोड़ा सा न्यूक्लियस। अच्छा ये एक चीज़, अभी जितने चीज़ें आप बोर्ड में लिखे हैं ये क्या है, एक कोशिका की कोशिकांग है ना, कोशिकांग। अंग, अंग क्या होता है, हाथ का क्या काम होता है, उसका अपना काम है, पैर का क्या है, अपना अलग काम है, हर अंग का अपना अपना एक डिफरेंट काम। उसी प्रकार से प्लांट सेल में जो ये कोशिकांग है, अंग है, उनका भी क्या काम है, डिफरेंट। ठीक है, पूरा प्लांट को भाई सेल तो ऐसे ही नाम दे दिए हैं, काम तो सब इनके होते हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्या क्या काम होता है, आगे बढ़ लेते हैं। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बनाओ एक गोला बीच में, ठीक है, इसमें आएंगे आपके सिमिलैरिटीज़ और इसमें आएंगे आपके क्या, डिफरेंस। ठीक है, किसमें किसके बीच डिफरेंस बताना है ये तो अपन बताए ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल पूरा लिख देता हूँ मैं, और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस और मेजर सिमिलैरिटी जो दोनों में पाया जाता है वो अपन देखेंगे। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, एरोबिक या फिर एनारोबिक। कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि ये वायु की उपस्थिति में भी जिंदा रहेंगे और वायु के अनुपस्थिति में भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, शब्द टर्म एरोबिक और एनारोबिक। बट यूकैरियोटिक कोशिका अपने आप को देख लो, बिना हवा के जिंदा रह पाओगे क्या? तो जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं कैसे होते हैं, आपके एरोबिक नेचर के होते हैं। पौधे को भी हवा चाहिए, बिना हवा के तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिर दूसरा चीज़ क्या, दूसरा डिफरेंस आता है, इनमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड आई होगा ना, थोड़ा सा ये हो गया न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस, एक पूर्ण डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोइड मैंने बताया था, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ अगर नहीं पाया जाएगा तो वो न्यूक्लियोइड कहलाया जाएगा। ठीक है, पीछे जब पढ़े हो इसको। दूसरा चीज़ क्या कि जो प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, मोस्टली इनमें जो कोशिका का विभाजन है, मोस्टली कोशिका का जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये होता है बाइनरी फिजन। जब पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तो एक एक चीज़ को क्या करूंगा मैं, डील
कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। बस ये याद रखो, अभी एक कोशिका से जब बैक्टीरिया दूसरी कोशिका बनती है तो इस विभाजन को क्या बोल दिया जाता है, बाइनरी फिजन बोल दिया जाता है। बट आपके यूकैरियोट्स में, एनिमल हो चाहे प्लांट में, इनमें जो कोशिका का विभाजन है किस प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, ये तो पूरा 2 दिन ले लेगा बस ये 2 शब्द। ठीक है, चलो माइटोसिस और मेयोसिस, ये है आपके क्या बेसिक डिफरेंस किसके किसके बीच, प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बीच। अब जो सिमिलैरिटी है वो देख लेते हैं। राइबोसोम नामक एक जो कोशिकांग है वो आपके प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। क्या बनाती है फैक्ट्री, प्रोटीन बनाती है भाई, और क्या बनाएगी। राइबोसोम को बोला जाता है क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। दूसरा सिमिलरिटी क्या है इसमें कि इनमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, इधर फंजाई बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया गया। अगला क्या, साइटोप्लाज्मा। और क्या पाया जाएगा भाई, चलो ठीक है, 3 सिमिलरिटी हैं। पहला राइबोसोम, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, सेल वॉल जो होता है आपको देखा प्लांट में भी पाया जाता है और आपके फंजाई बैक्टीरिया सब में पाया जाता है। और चीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म, ये कॉमन है। अब साइटोप्लाज्म जो है इसके बनते हैं खूब सारे टर्म्स। ठीक है, सबको कंफ्यूज कर देने वाले टर्म्स। ये डिफरेंस सिमिलरिटी आप देख लिए। अब इन टर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। टिपिकल सेल कंटेन, एक जो कोशिका होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी सेल है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। बेसिकली मेजर सभी में, चाहे प्रो हो चाहे यू हो। ठीक है, पहला पाया जाता है क्या, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बता दिया, पूरा डील कर दिया सेल वॉल के बारे में। दूसरा चीज क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। ठीक, केंद्रक के अंदर जैसे ये एक डायग्राम है, ये एक केंद्रक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब जो फ्लूइड मटेरियल बचा इसके अंतर्गत, इसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, कोशिका के बाहरी ओर या कोशिका के केंद्रक के अंदर। तो ध्यान रखना, केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक छोटा सा इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है आपका, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में एक चीज ध्यान याद रख लेना, जो आपका राइबोसोम है और मैसेंजर आरएनए, इन दोनों राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो न्यूक्लियोलस में। गांठ बांध लो इस शब्द को, राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की उत्पत्ति कहाँ से होती है, न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, और केंद्रक कहाँ, एक सेल के अंदर। चलो ठीक है, ये देख लिए। अब अगला शब्द आता है आपका, ये नोट कर लो भाई, बाद में पछताने से अच्छा है। अब आ गया आपका साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। इससे टर्म आते हैं 3, प्लाज्म प्लाज्म प्लाज्म। क्या क्या प्लाज्म, देखो यहाँ पे, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा होता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्या क्या, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर, अच्छा सॉरी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस के बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी मटेरियल है सभी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, सेल के बाहरी ओर।
सॉरी बाहर नहीं अंदर, मतलब आवरण है, मतलब वो चारों तरफ होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लास्ट, सॉरी ये हो गया क्या आपका केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके आसपास इसके और इसके बीच में जो भी मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला देखते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट किसको बोला जाएगा, ध्यान देना, मिटाता हूं मैं किसको, ये जो सेल वॉल है इसको मिटा दिया मैंने, और बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बचा। सेल वॉल को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने के खूब सारे तरीके हैं, आप जब टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मतलब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो बचा, क्या बचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस। तो अब इसको क्या बोला जाएगा, पूरे को प्रोटोप्लास्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट ये दो चीज हो गए। और तीसरा है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, जो मटेरियल हैं किनके बीच में, इन दिनों के बीच में जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, जो ये मटेरियल्स हैं, ठीक है, इन सेल वॉल पूरे देख लो भाई, यहाँ पे क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, अगर हम सेल वॉल को हटा देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें सब चीज़ उपस्थित है, सब चीज़ उपस्थित है, क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है और कोशिकांग भी है, तब इसको क्या बोला जाएगा, पूरे को साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एक आपको शब्दावली जो है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, तो वो आपको समझ जाना चाहिए। अब आता है कोशिकांग, अभी तक से चीख चीख के जो बोल रहा था मैं, कोशिकांग, संधि विच्छेद करो इसका, कांग में क्या है आपका, अंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंग जो आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम के द्वारा समझाया गया था, उनको अब क्या करेंगे, अपन डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, इनका क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा, जैसे मैंने सेल को, जो कोशिकाएं थी उनको दो आधार बनाया था। पहला आधार क्या था, उसमें उपस्थित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके आधार पे कोशिका को बांटा गया था दो क्लासेस, याद करो कौन कौन से, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो उसी प्रकार से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको भी बांटा गया है किसके आधार पे, उस कोशिकांग, जैसे एक कोशिकांग है, इसके चारों तरफ पाया जाने वाली क्या, मेम्ब्रेन, इसकी उपस्थिति के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला होगा, पहले से लाइन खींच दी गई है, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस मीन्स ऐसी कोशिकांग जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरी होती है क्या, मेम्ब्रेनस, मतलब क्या, इसके इस कोशिका के इस कोशिकांग के चारों ओर किसी भी ना किसी प्रकार की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, पाई जाएगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है आगे देखते हैं। अब जो मेम्ब्रेनस है इसको भी बांटा गया क्या, दो भागों में, ठीक है। एक कोशिका है जिसके चारों ओर क्या है, सिंगल लेयर की एक मेम्ब्रेन पाई गई, और इसके चारों ओर क्या पाया गया, डबल मेम्ब्रेन। तो पेपर में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछा जाता है, वो होता है क्या, उदाहरण। आप उदाहरण रट लिए तो आप पेपर के चेकर से दिमाग से खेल रहे हो, ठीक है। चलो समझते हैं, पहले एग्जाम्पल आ गया क्या, पहला मतलब कि जिसमें क्या हो, सिंगल मेम्ब्रेन और जिसमें क्या हो, डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल याद रखना, क्या क्या आएगा आपका, गोल्गी बॉडी, पहला है आपका गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दूसरा होगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
तीसरा क्या होगा, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा होगा क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम, और चौथा क्या होगा, वैक्यूल। तो ये 4 ऐसे कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों ओर सिर्फ एक पतली सी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा आता है क्या, डबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल आप रट लो भाई अच्छे से। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दूसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से ये 2 ऑर्गेनेल्स हो गए जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है, 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है। दूसरा चीज अब बच गया एग्जाम्पल मेम्ब्रेन लेस का। इसका एग्जाम्पल है बस एक ही है, राइबोसोम। राइबोसोम है, इसके चारों ओर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब वो नहीं पाए जाने का एक मूल कारण भी है। अब वो कारण क्या होगा समझ लो। इसको बोला गया था प्रोटीन की फैक्ट्री। फैक्ट्री है ये, खूब सारी प्रोटीन बनाती है। जब भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ एक ही से क्या करेगी, बात करेगी, किससे, राइबोसोम से। ये क्या करता है, दिन भर कोशिका के अंदर क्या करती है, प्रोटीन बनाते रहती है। तो दिन भर प्रोटीन बनाएगी तो इतने सारे प्रोटीन को अपने अंदर रखेगी तो नहीं, क्या करेगी, ये अपने अंदर से बाहर भेजती जाएंगी। तो बाहर निकलने के लिए अगर कोई वॉल उपस्थित होगा तो एक चीज़ उत्पन्न होगी जिसको बोलते हैं क्या, अवरोध, ठीक है। अगर इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। इसीलिए इसके चारों ओर किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता ताकि प्रोटीन इसके अंदर बने और तुरंत आसानी से निकल जाए, ठीक है। चलो ये हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, नाम पढ़ लिए, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। अब देखते हैं अगला क्या, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला नहीं, सेल वॉल। क्या, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में अपने बहुत कुछ देख लिया भाई, एग्जाम्पल देख लिया अपन, है ना। फंजाई में किसके बने होते हैं, बैक्टीरिया में किसका बना होता है, एल्गी में किसका बना होता है, और प्लांट्स में। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। क्या पेपर में कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा सीक्वेंस। क्या पूछेगा, सीक्वेंस, कि सेल वॉल जो है, ठीक है, उसका सीक्वेंस बताओ भाई। तो याद रखना, पहले पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, और लास्ट में पाया जाता है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ये सीक्वेंस कहने का मतलब है, यहाँ पे आप डायग्राम पे देखोगे, देखो बाहर की ओर देखोगे सबसे पहले, ठीक है। कोशिका के सबसे बाहरी ओर क्या पाया जा रहा है आपका, ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जाओगे तो प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर जाओगे तो सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर जाओगे तो प्लाज्मा लेमा। अच्छा, प्लाज्मा लेमा के बाद फिर से वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर से प्राइमरी सेल वॉल, फिर से सेकेंडरी सेल वॉल, फिर से आपका प्लाज्मा लेमा। तो ये सीक्वेंस फॉलो होते जाता है। पेपर में पूछा जाएगा इसका सीक्वेंस, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये देखो कोशिका, और ये इसके चारों ओर पाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये काम कम करता है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। क्या काम होता है ट्रैफिक पुलिस का, ठीक है। कोई भी, जैसे आप शहर के बाहर खड़ा देखोगे किसी ट्रैफिक पुलिस को, वो चेक करता है कौन इंसान शहर के अंदर आ रहा है, कौन इंसान शहर से बाहर जा रहा है। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसका भी सेम काम, ठीक है। वो क्या करती है, ध्यान रखती है कि आपकी कोशिका के अंदर क्या आ रहा है और कोशिका से क्या बाहर जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से, ठीक है, क्या आसानी से इस कोशिका के अंदर चले जाते हैं और आसानी से कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसको बोला जाता है क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स। उनको कोशिका के अंदर जाने के लिए और कोशिका से बाहर निकलने के लिए क्या लगता है, समय, और क्या लगता है, एनर्जी, और क्या लगता है आपका, एनर्जी,
ठीक है। तो अंदर आना और अंदर जाना, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन को क्या रखना? स्थायी रूप से बनाए रखना, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर और बाहर जाने वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लेते हैं। सेल वॉल के अंदर कोई चीज़ जा रही है और सेल के अंदर कोई अंदर चीज़ जा रही है, उसके बाहर कोई निकल रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। एक्टिव मीन्स क्या होगा? अगर किसी चीज़ को अंदर जाना हो या किसी चीज़ को इससे बाहर निकलना हो तो कोशिका क्या करती है? अपना एटीपी खर्च करती है इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए। लेकिन पैसिव में क्या होता है? वो आसानी से बाहर निकल भी जाएगी और आसानी से अंदर चले जाएगी बिना किसी एटीपी या ऊर्जा खर्च किए हुए, ठीक है। तो ये बस याद रखना। जैसे पोटेशियम आयन को कोशिका के अंदर जाना हो तो कोशिका क्या करती है? एटीपी खर्च करती है। लेकिन जो आपके ग्लूकोज के अणु होते हैं, इसको कोशिका से अंदर जाना हो या कोशिका से बाहर निकलना हो तो वो क्या करता है? किसी भी प्रकार का एटीपी खर्चा नहीं करता, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं किसके बारे में। प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा से हर एग्ज़ाम में एक छोटा सा ही चीज़ है जो पूछा जाता है। वो चीज़ होता है क्या? पहले समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी कोशिका विभाजन होती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तो सबसे पहले इस नई कोशिका में कौन सा भाग सबसे पहले बनता है? तो वो क्या होता है? प्लाज्मा लेमा। मतलब कि जब भी कोशिका विभाजन होगी सबसे पहले कोशिका में क्या बनेगा? प्लाज्मा लेमा बनेगा, ठीक है। ये किसका बना होता है? ये पेपर में पूछा जाता है। जो प्लाज्मा लेमा है किसका बना होता है? पैक्टिन का। किसका बना होता है? पैक्टिन। और पेपर में पूछा जाता है इस पैक्टिन में कौन कौन से जो तत्व पाए जाते हैं? तो एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है क्या? मैग्नीशियम। ये दो तत्व पाए जाते हैं। तो पेपर के अकॉर्डिंग कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टिन में पाया जाता है और पैक्टिन से मिलकर क्या बनता है आपका? प्लाज्मा लेमा। बस इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आता है एक मेजर टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा नाम, बट अब एनसीईआरटी की जब बुक निकालोगे तो आपको साफ दिखेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ठीक है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। तो ये 4 कोशिकांग है जो इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब ये सिस्टम क्या होता है? डायग्राम में जैसा दिख रहा है इसी को समझ लो आप। ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ से क्या निकलेगा? एक छोटा सा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेज लेके जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम क्या करेगा? उस मैसेज से क्या बनाएगा? एक छोटा सा प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन को क्या करना है? कोशिका से बाहर निकलना है, कोशिका से बाहर जाना है जहाँ पे इसकी आवश्यकता हो। तो ये ऐसी नहीं जा सकती, ठीक है। इसको क्या चाहिए? एक पैकेजिंग स्टाफ चाहिए, ठीक है, जो क्या करे? इसको पैकेज करे और भेजे। तो वो पैकेजिंग स्टाफ कौन होती है? आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कर रहे हैं? एक साथ सीरीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ सीरीज में काम कर रहे हैं। तो उसी को, जो सीरीज में काम करने वाले को किस में रखा गया? आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत। तो ये जो चारों हैं सभी क्या करते हैं? आपके सीरीज में काम करते हैं। दूसरा चीज, पेपर में मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होगी। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति किससे होगी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगी, ठीक है। वैक्यूल का अपना अलग ही वो है, मतलब उसका। अभी बस ये याद रखो, लाइसोसोम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनेगा और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से
सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो किससे बनेगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पेपर में हमेशा, मतलब हमेशा नहीं बट पूछा जाता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग कौन नहीं है। ये वैक्यूल को हटा के दे देगा राइबोसोम, या दे देगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। पूछ देगा 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है, तो आपको पहचानना आना चाहिए, नहीं तो 1 नंबर यहीं पे गया। ठीक है, चलो अगला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत पहला क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये चिपका होता है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बहुत ही ये सट चिपका रहता है पास में, जैसा दिख रहा है इसमें। ठीक, दूसरा चीज़ ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पे, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पे ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा, दूसरा होता है जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें पाया जाता है उसको क्या, सॉरी जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, अब किसी चीज़ में जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये राइबोसोम है, यहाँ छोटा छोटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे राइबोसोम अगर आग चिपक गए तो ये कैसा दिख रहा है, खुरदरा दिख रहा है, इसलिए बोला गया रफ ईयर। और एक स्मूथ है जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं है, तो वो क्या है, चिकना या स्मूथ है, नाम में पता चल गया। बस ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ध्यान देना है कि इनका फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, आपका लिपिड का संश्लेषण करता है, और ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण और सिक्रीशन में भाग लेता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक, बस ये याद रखना है आपको। ये हो गया आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आ गया आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तीनों के बारे में बस छोटा छोटा पॉइंट देखते हैं अपन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने पहले बोल दिया, ये क्या है, एक पैकेजिंग फैक्ट्री है। ठीक है, प्रोटीन आया, उसको क्या कर दिया, डब्बे में पैक कर दिया और कोशिका से बाहर भेज दिया, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन पैकेजिंग फैक्ट्री है। लाइसोसोम होता है क्या, एक शब्द आता है सुसाइडल बैग, एक थैला। ठीक है, जो क्या है, सुसाइडल है, इसके अंदर कुछ भी डाल दो वो उसको क्या कर देगी, मार देगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं। अब ये आत्महत्या की थैली, भाई सेल क्यों आत्महत्या करेगा, पहले ये देख लो किसका किसका ये डाइजेशन करता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला होता है प्रोटीन, प्रोटीन को मार देगा कोशिका का, लिपिड्स को खा देगा, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और फैट्स। ठीक है, तो इन 4 मटेरियल को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। अब ये 4 मटेरियल कैसे, ये कोशिका है, इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गया, इसका कोई काम नहीं है इसको। ठीक है, ये ज़बरदस्ती पड़ी हुई है यहाँ पे और इसको डिस्टर्ब कर रही है बाकी चीज़ों को, तो ये क्या करेगी, लाइसोसोम आएगा और इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। उसी प्रकार से सभी को ये डाइजेस्ट करते जाती है। अब इसके डाइजेस्ट करने का जो क्या बोल सकते हैं फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर पाया जाता है क्या, खूब सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, लगभग 5। अब इस पीएच में आप, ये आग है आग, इस पीएच में कोई भी जो लिक्विड है वो आग की तरह काम करती है, कुछ भी डालते जाओ वो बर्न होते जाएगी। तो इस पीएच पे ये जो आपका लाइसोसोम है इनको क्या करता है, डाइजेस्ट करते जाता है। ठीक है, लाइसोसोम के बाद आप आ जाओ वैक्यूल में। वैक्यूल का काम, अच्छा प्लांट्स में जो वैक्यूल है वो उसके 90% वॉल्यूम का भाग होता है। जैसे ये प्लांट का सेल है दिख रहा होगा, तो इसके 90% हिस्से पे क्या पाया जाता है, वैक्यूल। 10% हिस्से में सब बाकी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, दूसरा चीज़ एनिमल्स में बहुत छोटा पाया जाता है, ये एनिमल सेल में बहुत छोटा पाया जाता है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन,
इसके चारों ओर पाया जाता है एक मेम्ब्रेन। जैसे आपने सिंगल मेम्ब्रेन में देखा था, वैक्यूल का एग्जांपल है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? पेपर में बस यही पूछता है भाई, टोनोप्लास्ट। ठीक, वैक्यूल का क्या काम है? ये स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, वाटर हो गया, मैलिक एसिड हो गया, इसका क्या करती है? स्टोर करती है। मैलिक एसिड का स्टोर करना सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। ठीक है, कैसे पौधों में? आपके कैम प्लांट में। जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कैम प्लांट का जो फीचर होता है वो किससे संबंधित है? वैक्यूल से। ठीक है, चलो आगे। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं अपन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। ये जो क्लास है आपका आरएचओ का, ठीक है, ये आपको हर दिन या हर वीक में आपको लेक्चर वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, जो जो आपके इम्पॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो पेपर में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो क्या है पेपर में आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी और कुछ ऑर्गेनल बचे हुए हैं जिनको आपको क्या करना है? समझना है, और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।